हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं यूपी बोर्ड क्लास 10 का पहला जो चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, इसे मैं शुरू कर रहा हूं। ठीक है, इस वीडियो में इस चैप्टर का परिचय पढ़ेंगे, यानी कि जो पीछे की चीज़ें हैं जो हमें ज़रूरत है इस चैप्टर में वो पढ़ेंगे, और कुछ चीज़ें नई हैं जो हमें इस चैप्टर में यूज होंगी, बेसिक चीज़ें, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा प्राकृतिक संख्याएँ क्या होती हैं। एक बार मैं रिविजन करा दे रहा हूँ। देखिए, जितने भी काउंटिंग्स नंबर होते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, जिन्हें हम गिन सकते हैं, वे सभी क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक संख्या कहलाते हैं। पूर्ण संख्या क्या कहलाती हैं? देखिए, प्राकृतिक संख्या में ही हम जीरो को जब ऐड कर देते हैं, जीरो को भी इंक्लूड कर देंगे, तो ये पूर्ण संख्या कहलाएंगी। ठीक है, अब देखिए आगे। अब इसके बाद से आता है पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3, ये सब क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। यानी कि सारे प्राकृतिक संख्याएं जीरो और नेगेटिव ऑफ प्राकृतिक संख्याएं जितने होंगी वो क्या कहलाते हैं? हमारे पूर्णांक कहलाते हैं। आप लोग को यहाँ तक पता होगा, मैं एक बार बस रिवीजन करा रहा हूँ। ठीक है, ताकि पीछे की चीज़ें जो अगर आप लोग को भूल गया है तो रिवीजन हो जाए। ठीक, देखिए अगला है परिमेय संख्याएं। देखिए, वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्या कहलाता है। जहाँ p और q पूर्णांक होते हैं, q जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे कि 1/2, 1/3, 4, 5, ये सब क्या है? ये सब परिमेय संख्या है, क्योंकि इन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसके बाद आता है अपरिमेय संख्या। देखिए, अपरिमेय संख्या क्या होता है? वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में ना लिख सकें, जैसे कि √2, √3, और जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स होते हैं जो हम क्लास 9th में पढ़े थे, जैसे कि 1.10, 110, 1110, 1110, ऐसी अनंत तक ये बढ़ती रहेंगी। ठीक है, ना ही टर्मिनेट करेगी और ना ही रिपीट करेगी। तो ये संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। एक पाई भी होता है जो फेमस अपरिमेय संख्या है। ठीक है, पाई जो होता है वो अपरिमेय होता है, आप लोग को याद रखना है। देखिए, अभी के लिए इतना आप लोग याद रखिए कि वे संख्या जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। ठीक है, जिसमें √2, √3 और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाले नंबर्स आते हैं, एक पाई भी आता है। ठीक है, तो इतना ही बस याद रखिए। जहाँ पे ज़रूरत होगा इसका मैं आपको डिटेल में फिर से बता दूंगा अपरिमेय संख्या के बारे में। तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। इसके बाद आता है वास्तविक संख्याएं। देखिए, वास्तविक संख्या क्या होता है? सारी परिमेय संख्या और सभी अपरिमेय संख्याओं का जो एक संग्रह कर लें या फिर एक कलेक्शन कर लें, तो वो वास्तविक संख्या कहलाती हैं। जैसे कि 1/2 ये एक परिमेय संख्या हो गया, √2 अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, 1/3, पाई, ये सभी मिला करके क्या होते हैं? जितने परिमेय अपरिमेय होते हैं सभी मिला के वास्तविक संख्या कहलाते हैं। यही आपका चैप्टर भी है, चैप्टर का नाम भी आपका यही है, वास्तविक संख्याएं। तो इसके बारे में हम डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अभी के लिए आप याद रखिए कि वास्तविक संख्या क्या होती हैं? सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का संग्रह क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या कहलाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे क्या है? अभाज्य संख्याएं। ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा पीछे। अभाज्य संख्या क्या होती हैं? देखिए, वे संख्या जो 1 से बड़ी हो और 1 से ही कटे, खुद से कटे। सिंपल याद रखिए, वह संख्या जो सिर्फ 1 से कटे और खुद से कटे और किसी से ना कटे, वे अभाज्य संख्या कहलाती हैं। लेकिन वो 1 से बड़ी होनी चाहिए, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ऐसी बहुत सारी संख्याएं हैं। ये सब क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं, जो सिर्फ 1 से कटती हैं और खुद से कटती हैं। ठीक है, अगला है सभाज्य संख्या। ये आप लोग शायद नया पढ़ रहे होंगे या फिर हो सकता है पढ़े भी होंगे, ये आपके चैप्टर में यूज होगा। देखिए सभाज्य संख्या क्या कहलाती हैं? दो संख्याओं का जोड़ा या युग्म जिनका HCF 1 होता है वो सभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे कि HCF 2 और 3 का HCF 1 होता है, तो 2 और 3 आपस में क्या कहलाएंगे? सभाज्य कहलाएंगे। 4 और 3 का HCF 1 होता है, तो 4 और 3 आपस में क्या कहलाएंगे? सभाज्य कहलाएंगे। ठीक है, ये आपको याद करने का सिर्फ एक सिंपल तरीका बता रहा हूँ। बस आप चेक कर लीजिए कि जो दोनों संख्याएं हैं क्या सिर्फ वो 1 से ही कट रही हैं दोनों, यानी कि 1 ही सबसे बड़ी संख्या है जो इन दोनों को पूर्णतः विभाजित कर रहा है, कि कोई और भी संख्या है। अगर 1 है यानी कि HCF 1 है तो सभाज्य होंगी, नहीं तो नहीं होंगी। जैसे कि देखिए 5 और 6 ले लेते हैं, तो देखिए ऐसी संख्या बताइए जो दोनों को काट दे और सबसे बड़ी संख्या हो। तो 1 ही सबसे बड़ी संख्या है जो इन दोनों को काटेगा और कोई नहीं काट पाएगा, तो इसका HCF 1 हो गया, यानी कि ये सभाज्य है। ठीक है, सिंपल आप याद रखिए, दो संख्याओं का जोड़ा या फिर दो संख्याएं आपस में सभाज्य कहलाती हैं,
जब उनका HCF 1 हो जाता है। ठीक है, जहाँ ज़रूरत होगा आपको और डिटेल में मैं बताता चलूँगा, अभी के लिए आप डेफिनेशन याद रखिए। ठीक, आई होप आप लोग को समझ आ रहा होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं, अगला है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है, इसे समझने से पहले मैं इसे आपको एग्जाम्पल से क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये होता क्या है। ठीक, आप लोगों ने 9th में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा। ठीक है, मैं एक बार लिख दे रहा हूँ, भाज्य बराबर भाजक, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा। ठीक है, देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जैसे कि अगर आप यहाँ पे A दिया है और B दिया है, ठीक, तो यहाँ पे A जो है, देखिए अगर हम 4 से 22 में भाग करते हैं, ठीक है, 4 से अगर हम 22 में भाग करते हैं तो देखिए आपका 4 जो है वो कहलाता है भाजक। ठीक, 22 जो है ये कहलाता है भाज्य, और भाग करते हैं, ठीक है, तो 4 पच्चे 20। तो देखिए जो 5 आया ये आपका कहलाता है भागफल। आप लोग को ये सब पता होगा, मैं एक बार बस समझा दे रहा हूँ क्योंकि इन सब का यूज होने वाला है। ठीक है, ये जो 2 आया इसे कहते हैं शेषफल, ये तो सबको पता होगा। ठीक है, इसे कहते हैं शेषफल। इस चीज को हम इस ऐसे लिख सकते हैं, देखिए कैसे, यहाँ पे भाज्य क्या है, 22 है। ठीक है, जब हम 4 से 22 में भाग कर रहे हैं तो भाज्य बराबर यानी कि 22 बराबर हम लिख सकते हैं भाजक। भाजक क्या है, यहाँ पे 4 है, जिससे हम भाग करते हैं वो भाजक होता है। ठीक है, इसके बाद भागफल, भागफल 5 है, शेषफल 2 है। देखिए 4 पच्चे 20, ठीक है, 20 2 22, दोनों साइड इधर भी 22 हो गया, इधर भी 22 हो गया। तो ऐसे हम लिख सकते हैं, कोई भी भाग को हम ऐसे लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया है, यहाँ पे आपका दिया है 18 और 3 दिया है, यानी कि भाज्य 18 दिया है, भाजक 3 दिया है। तो जब 3 से हम 18 में भाग करते हैं तो 3 छक्के 18, पूर्णतः ये कट गया तो शेषफल 0 बचेगा। तो इसे हम लिखेंगे भाज्य बराबर यानी कि 18 बराबर भाजक 3 गुणे भागफल 6 प्लस 0। ये आप लोगों को पता होगा, पिछली क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ऐसे हम नहीं भी पढ़ा है तो भी आपको समझ आ रहा होगा कि ऐसे भाग करके हम ऐसे लिख पा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, बस आपको इतना याद रखना कैसे लिख रहा हूं मैं। 13 बराबर 6 2 गुणे 6 प्लस 1, ये जो तरीका है लिखने का। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2 संख्या दी हुई थी, A और B, A और B, A और B। ठीक है, इस हर जब हम भाग कर रहे हैं तो हमें 2 संख्या मिल रहा है, कौन सा, भागफल शेषफल, भागफल शेषफल, भागफल शेषफल। ठीक है, अब इस भागफल को इंग्लिश में कोसेंट बोलते हैं, इसको हम Q से डिनोट कर देते हैं। शेषफल को इंग्लिश में रिमाइंडर बोलते हैं, इसको हम R से डिनोट कर देते हैं। ये हमारा Q हो गया, R हो गया, Q हो गया, R हो गया। अब मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। देखिए हमें A दिया था 4, B और A दिया है, A दिया है 22, B दिया है 4। तो हम किसके लिए Q और R मिले हैं, 2 Q, एक Q, R मिल गया, Q R मिल गया। यानी कि कोई भी 2 संख्या दी गई होगी तो उसके लिए हमेशा हमें Q और R मिलेगा। ठीक है ना, बस यही आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। देखिए Q और R मिल रहा है तो हम इसे इस प्रकार लिख पा रहे हैं, है ना। देखिए वो यही होता है, मैं आपको अब समझाता हूं तो अब शायद आपको समझ आए। कह रहा है दिए गए 2 धनात्मक पूर्णांक A और B के लिए ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान रहती हैं जिन्हें हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। यानी कि कोई भी 2 धनात्मक संख्या, देखिए कोई भी अगर 2 धनात्मक संख्या A और B दिया हुआ है तो उसके लिए हमेशा हमें Q और R मिलेगा। जैसे मैंने नीचे भाग किया तो Q और R मिला, वैसे ही Q और R मिलेगा, जिसे हम A बराबर BQ प्लस R के रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए A बराबर BQ प्लस R क्या है, देखिए A जो था हमारा भाज्य था, B जो था हमारा क्या था, भाजक था, और भागफल Q था, शेषफल R था। तो A बराबर BQ प्लस R। आई होप आप लोग को समझ आ रहा होगा। मैं एक बार फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए कोई भी 2 संख्या दी हुई है तो जब हम भाग कर रहे हैं छोटी से बड़ी में तो हमें Q और R मिल रहे हैं, Q और R मिल रहे हैं। तो वही चीज़ तो ये भी बोल रहा है कि जब हमें A और B दिया होगा तो हमें Q और R मिलेगा, जिसे हम A बराबर BQ प्लस R में लिख पाएंगे।
देखिए यहाँ पे जब हम भाग किए हैं तो यहाँ पे जब Q और R का वैल्यू मिला है, देखिए दो संख्या दी हुई थी, मैं फिर से समझाता हूँ। देखिए दो संख्या दी हुई थी 4 और 22, ठीक है। जब मैं भाग किया हूँ तो Q और R मिला है, तो मैं इसे इस प्रकार लिख दिया हूँ। यहाँ पे भाग करने पे Q और R मिला है तो इस प्रकार लिख दिया हूँ, भाग किया हूँ तो इस प्रकार लिख दिया हूँ। वही ये भी कह रहा है कि दो संख्या ए बी होगा तो उसके लिए क्यू आर मिलेगा, जिसे हम ए बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में लिख सकते हैं। एक कंडीशन है, आर का मान हमेशा बी से छोटा होगा, यानी कि जिससे भाग कर रहे हैं 0 या 0 से बड़ा होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे बी का मान 4 था तो आर का मान 2 आया, 3 था तो 0 आया, 2 था तो 1 आया, हमेशा बी से छोटा आर का मान है। बस यही चीज़ है यूक्लिड का विभाजन प्रमेय का। आपको बस इतना ही याद रखना है कि कोई भी दो संख्या दी हुई होगी तो उसके लिए हमें क्यू और आर मिलेंगे, जिसे हम ए बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में लिख सकते हैं। आई होप आप लोग को समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में, बट मैंने अपने तरफ से पूरा कोशिश किया कि आपको समझाऊं। अगर आपको समझ आया तो भी आप जरूर बताएं कि आपको समझ आया हो। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए अब आगे हम पढ़ेंगे HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक। आप लोगों ने HCF निकालना पढ़ा होगा, ये सब जितना भी लिखा है आप लोग को सब आ रहा होगा कैसे निकालेंगे। मैं बस एक क्वेश्चन इसमें से पिक करके समझा देता हूँ कैसे होगा। जैसे मान लीजिए 3 और 11 का HCF निकालना है, तो इससे डिवीजन मेथड सबसे आसान होता है, और डिवीजन मेथड का हम इसमें यूज भी करेंगे, इसीलिए मैं इसी मेथड से बता रहा हूँ। वैसे कई सारे मेथड होते हैं लेकिन इसी मेथड से कर रहा हूँ क्योंकि ये आसान पड़ता है, ठीक है। तो 3 3 9, 2 बचा, ठीक है। अब 2 बचा शेषफल, 2 से फिर हम क्या करेंगे 3 में भाग करेंगे। ये भाग तब तक करते चलेंगे जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। 2 1 कम 2, 1 शेषफल आया, फिर 2 में भाग करेंगे तो 1 2 जा 2, शेषफल 0 आ गया। तो जब शेषफल 0 आ जाता है उस टाइम हम जिससे भाग कर रहे होते हैं वही हमारा HCF हो जाता है। तो इन दोनों का HCF क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, बस मैं एक बार रिवीजन करा दे रहा हूँ क्योंकि इस चैप्टर में आप लोगों को HCF पढ़ना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा। तो बस आपको बेसिक सा नॉलेज होना चाहिए HCF क्या होता है। अब आगे तो मैं बताऊंगा ही, ठीक है। अब आगे देखते हैं। देखिए अब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा HCF निकालना सीखेंगे कि ऐसे HCF कैसे निकालते हैं। देखिए आप लोग जो डिवीजन मेथड से HCF करते हैं, ठीक है, वही इसमें भी होता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 6 और 15 का HCF निकालना है तो डिवीजन मेथड से हम HCF निकालेंगे, लेकिन इसका भी यूज करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो है A = BQ + R, इसका भी यूज करेंगे। देखिए कैसे करेंगे तो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आप डिवीजन मेथड से निकाल लेंगे 6 और 15 का HCF, ठीक है। जब 6 से भाग करेंगे 15 में तो 6 दूना 12, 3 शेषफल बचा। देखिए यहाँ पे A है हमारा 15, B का वैल्यू है 6, 2 जो है वो Q है और 3 जो है वो R है। तो पहले इसे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में लिखते भी चलेंगे, भाग भी करते चलेंगे और लिखते भी चलेंगे। ये हमारा स्टेप नंबर 1 रहेगा। इसमें हम क्या लिखेंगे स्टेप नंबर 1 में? देखिए A का मान है 15। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका मैंने पीछे बताया कैसे मैं लिख रहा हूँ, ये सब आपको मैंने पीछे बता दिया है। 15 बराबर 6 × 2 + 3, ठीक है। ये यहाँ से मैं लिखा हूँ। अब हम क्या करेंगे, अब HCF जो निकाल रहे हैं इस प्रोसेस में हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब 3 आया, अब हम फिर से 6 में भाग करेंगे क्योंकि जब तक शेषफल 0 नहीं आता तब तक भाग करते हैं। तो 3 दूना 6, शेषफल 0 आ गया, ठीक। तो इसको भी देखिए यहाँ भी हम 3 से 6 में भाग कर रहे हैं तो इसे भी हम लिखेंगे। तो इसे भी हम स्टेप नंबर 2 करके लिखेंगे। ये स्टेप नंबर 2 होगा क्योंकि देखिए एक बार भाग किए हैं तो इतना आया, फिर दूसरी बार भाग किए तो स्टेप नंबर 2 हो गया। यहाँ पे देखिए 6 में हम भाग कर रहे हैं 3 का, तो 6 बराबर 3 × 2 + 0। तो ये जो मैं लिख रहा हूँ, ठीक, यही होता है यूक्लिड विभाजन के द्वारा HCF निकालना। यही जो लिख रहा हूँ यही होता है। तो आपको एग्जाम में पूछेगा, 2 संख्या देगा, कहेगा इसका HCF निकालिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा। तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले भाग विधि से ऐसे निकाल लेंगे। इसी को देख करके ऐसे स्टेप नंबर 1 स्टेप नंबर 2 ऐसे नोट कर देंगे। यहाँ पे जो होता है हमारा B का मान 3, यही हमारा क्या होता है HCF होता है, ठीक है। HCF होगा किसका 15 और 16 का। तो आई होप आप लोग को समझ आया होगा, ठीक है। अब अगली क्लास में हम एग्जाम्पल देखेंगे तो उसमें मैं आपको समझाऊंगा इसके बारे में डिटेल में, ठीक है। तो
अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे वीडियो आपको और भी मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।